ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सर पहले मैंने भेज दिया था आपको क्वेश्चन, बस में एक एंट्री नहीं आई मेरे को। एक एंट्री नहीं आई। अच्छा, 22 मैं देख भी वाले नहीं में, पाया हाँ। था। 22 के फोर्थ में। अच्छा, और मानस तुम्हें सर मेरा वेट हो गया था। सब हो गया था? कोई एंट्री तो नहीं आई थी, मतलब ऐसी कोई ना आई हो? नहीं, कर लिया था। कर लिया था, ओके। 22 का फोर्थ वाली एंट्री नहीं आई तुम्हें, है? हाँ। और आज तुम्हारा उसका पेपर हो गया? हाँ सर, हो गया। कैसा हुआ? सही हुआ, बढ़िया। बढ़िया हुआ वाला क्वेश्चन आया जो आप पूछ रहे थे? वो शिफ्ट का आया, रोटेशन का नहीं आया। शिफ्ट का आया, रोटेशन का नहीं रोटेशन आया। का। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। 22 का फोर्थ वाला पहले जो सॉल्व कर ले रहे, जो आकर्ष की डाउट है। हम्म। ठीक है, डेप्रिसिएशन की एंट्री है बेटा ये तो, इसमें क्या दिक्कत है आकर्ष? सर वो लिखना नहीं आया, मतलब बीच में। देखो, डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, राइट? सो डेप्रिसिएशन की एंट्री सिंपल हो जाती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट को कर दो डेबिट, जिस मशीनरी के ऊपर या फिर जिस फिक्स्ड एसेट पे डेप्रिसिएशन लग रहा है उसको कर दो आप क्रेडिट। मशीनरी के ऊपर लग रहा है इसके अंदर, वो किसके ऊपर लग रहा है? बिल्डिंग और फर्नीचर के ऊपर, फर्नीचर। राइट? टू बिल्डिंग सर मेरे को लगता है ये एंट्री कंफर्म नहीं था मैं कि ये हो गया, नहीं इसलिए अकाउंट लिखी नहीं और है। टू फर्नीचर अकाउंट, राइट? अब प्रॉब्लम ये आती है कि सर यहाँ पे अमाउंट कितनी आएगी, वेदर इट विल बी रुपीज 2 लाख -5% और 2 लाख का सीधे 5%, है ना? प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो है हम अमाउंट कितनी लिखें यहाँ पर। तो देखो, हाँ। बिल्डिंग अमाउंट के अंदर और फर्नीचर अकाउंट के अंदर उतनी उतनी अमाउंट आती है जितना परसेंट डेप्रिसिएशन है। कितनी आती है? उतना परसेंट आती है जितना परसेंट डेप्रिसिएशन है। 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 तो कितना है? 2 लाख का पहला है बिल्डिंग के ऊपर 5%, तो 2 लाख का 5% कितना हो गया तुम्हारा? 1,000। 10,000। हाँ 10,000, सॉरी 10,000। और फर्नीचर के ऊपर है तुम्हारा 5,000 का 8%, डेट विल बी 400 400। रुपीज। तो टोटल आ गया यहाँ पे 10,400। ठीक है, हाँ। सर एक बार 21st की लास्ट वाली एंट्री चेक कर लीजिए, मैंने सही लिखी है नहीं लिखी है। 21 की लास्ट वाली। कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट होगी ना सर? हाँ सर, यही होगी ना बस। जी, अमाउंट बस सही होनी चाहिए, सही तो है। ठीक है। हम्म। इको का पीडीएफ आया तुम्हारा, एक मिनट देखते हैं। दैट दिस डॉक्यूमेंट माइट कंटेन अनसेफ कंटेंट, मेक श्योर यू ट्रस्ट द सेंडर बिफोर यू ओपन इट। ट्रस्ट कर लें? अरे जी जी। इसमें ऐसा क्या कंटेंट है जो लिखा हुआ था फिलहाल? हाउ विल यू डिफाइन इकोनॉमी? ओके, सर स्टैट्स और माइक्रो का पेपर एक साथ ही होता होगा ना? राइट। इकोनॉमिक्स का पूरा एक पेपर होता है, जब आपका फाइनल होगा या फिर हाफ ईयरली होगा तो इकोनॉमिक्स का पूरा एक पेपर होता है, दो अलग अलग सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी। ऐसा ही जो है आपका ट्वेल्थ के अंदर भी होता है। ट्वेल्थ के अंदर आपके दो सब्जेक्ट्स हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो सेक्शन ए के अंदर आती है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स और सेक्शन बी के अंदर आती है आपकी इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ओके। हाँ। और पेपर बिल्कुल अलग अलग होते हैं, दोनों 40-40 नंबर के सेक्शन होते हैं दोनों। हाँ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ नवीन गुप्ता एंड सन्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, एक बार आगे बढ़ने से पहले सुन लो। क्वेश्चन नंबर 30 तक मैं करवाऊंगा, ठीक है? उसके आगे जो सम अदर क्वेश्चंस हैं वो एडिशनल क्वेश्चंस हैं, जो आपको करवाया गया है उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस होंगे, वो आपको हल्के हल्के मैं एज अ होमवर्क देता रहूंगा आपसे, ठीक है? क्वेश्चन हाँ। नंबर 23 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बट आपको होमवर्क जो है 31 के आसपास का करना, 31 के बाद का, ठीक है? ठीक है। वो साथ साथ देते रहेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ नवीन गुप्ता आउट ऑफ द
इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 15,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। अब देखो इससे ना क्या हुआ, हमने इंश्योरेंस का प्रीमियम दिया। पहले आप ये बताओ, आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम का मतलब पता है, हाँ या ना? नहीं 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 पता है? तो मैं भी ना। मानस तो किसी भी इंश्योरेंस मतलब क्यों कराते हैं ये? नहीं, इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, चलो इंश्योरेंस का पहले कॉन्सेप्ट बताओ फिर प्रीमियम बताना। इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट बताओ। मानस तुम्हें तो वो आकाश तुम्हें तो पढ़ाया है बेटा बिजनेस के अंदर इंश्योरेंस। सर वो आपने प्रीमियम कहा ना, तो उसका नहीं पता ना मतलब। हाँ मानस, तुम जब तक इंश्योरेंस बताओ क्या होता है। तो हमें किसी भी रिस्क से मतलब सेव होने के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं किसी भी चीज़ का, जिससे कोई भी चीज़ अगर डैमेज हो जाए तो हमें उसका कुछ अमाउंट मिल जाए। अच्छा, सर प्रीमियम था सर बिजनेस में, प्रीमियम तो नहीं था। इंश्योरेंस था और मैंने उस समय इंश्योरेंस जब समझाया था प्रीमियम ही बताया था। सही बोले मानस तुम, कि हमारे पास कोई कमोडिटी है, मान लीजिए हम हमारे घर के अंदर गोल्ड रखा हुआ है, ठीक है ना। गोल्ड की वैल्यू है मान लो 5 लाख रुपए। अब वो गोल्ड जब आपके पास रखा हुआ है, सो आपके पापा मम्मी की रातों की नींद नहीं उड़ गई है कि वो जो है इतना गोल्ड रखा हुआ है, तो वो सही से सो नहीं पाते, उनको टेंशन होती है कहीं चोरी ना हो जाए, हाँ ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, इसका क्या करवा लिया, इंश्योरेंस करवा लिया। इंश्योरेंस। एक इंश्योरेंस कंपनी के पास गए, मान लीजिए XYZ कंपनी नाम ले रहे। हाँ तो XYZ कंपनी के पास गए, उन्होंने कहा दैट हमारे जो है गुड्स हैं, कमोडिटीज, उनको आप कवर कर दीजिए। बोले ठीक है हम कवर कर लेंगे, बट यू विल नीड टू पे अ टोकन अमाउंट, ताकि जो है हम आप हमारी सर्विसेज को सब्सक्राइब कर सकें, राइट। और जो वही है प्रीमियम होता है। कोई भी इंश्योरेंस होता है वो हमेशा 1 साल का ही होता है, पर ठीक है। कोई भी इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता है वो कितने टाइम पीरियड का होता है, जनरली 1 ईयर, वन जनरली ईयर का 1 ईयर का 1 होता ईयर। है। बाकी इंश्योरेंस कंपनी के प्लान्स के ऊपर डिपेंड करता है, बट इंश्योरेंस प्रीमियम कितने का होता है, मतलब प्रीमियम जब आप लेते हैं तो 1 साल के अंदर अंदर अगर इस सोने के ऊपर जो है कुछ होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी उसके लिए जो है पैसे देगी, हाँ ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। हाँ अब मैंने कहा जब हम सब्सक्राइब करते हैं उनकी सर्विसेज को तो कुछ फीस जाती है, और वही हमारा क्या होता है, इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रीमियम। ठीक है। अब देखो इंश्योरेंस प्रीमियम ना आपको आगे तक, बहुत ज्यादा आगे तक जो है परेशान करेगा, क्योंकि इस साल भी परेशान करेगा, आगे भी परेशान करेगा। तो प्रीमियम का कॉन्सेप्ट पहले अपने दिमाग में क्लियर कर लो। प्रीमियम समझ में आ गई बात क्या होती है। अब कई बार क्या होता है, कुछ कंपनीज के प्लान्स ऐसे होते हैं कि वो आपसे 2 साल का प्रीमियम इकट्ठे ले लेते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा आज की डेट में, जैसे हम जो है स्कूटी लेते हैं, तो स्कूटी लेते हैं आप कोई सा व्हीकल लेते हैं तो उसमें 5 साल का इंश्योरेंस हमको मिलता है, हाँ ठीक है। अगर आपने नया व्हीकल लिया होगा तो आपको पता होगा कि हम हाँ जब स्कूटी लेते हैं या फिर कोई सी भी, जैसे मैंने स्कूटी ली थी रिसेंटली, तो जो है उसके अंदर क्या हुआ था कि जो है हम लोग को 5 साल का इंश्योरेंस प्रीमियम मिला था, मतलब 5 साल का इंश्योरेंस कवर मिला था। तो एक हाँ तरीके से हमने 5 साल का इंश्योरेंस का पेमेंट एक साथ कर दिया, हाँ राइट। अब देखिए, अब आते हैं हम अकाउंटिंग से ही कैसे लिंक्ड है। अकाउंटिंग में हम लोगों ने पढ़ा था दैट अकाउंटिंग गोस ऑन दी अकाउंटिंग ईयर बेसिस, कि हम हर एक अकाउंटिंग ईयर को अलग अलग गिनते हैं, ठीक है। अब हमने मान लीजिए स्कूटी आज ली है, आज डेट कितनी है, 21st है, जून 21 जून जून 21, 21। ठीक है। अब हमको इंश्योरेंस कवर कब तक का मिला, मान लो 2 साल का मिला है अभी, राइट। हाँ तो वो कब तक तो का मिला, 23 तक 23rd जून 23rd। 23 नहीं 2023, ठीक है। हाँ मतलब वही था। अब हमारा जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा वो किस डेट को क्लोज होगा, ये वाला मानस बताओ जरा। 20 जून टू 2022। अच्छा 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 अच्छा, आकाश तुम वैसे बताना। तो 31 यार मार्च को 31 मार्च। हाँ 31 मार्च को खत्म होगा बच्चे, 31 मार्च सर वो तो हम उस 20। महीने के रिकॉर्ड में जोड़ लेंगे, मतलब कि हमने सुन अकाउंट्स की लो बुक अभी में। सुन लो, हमारा जो है 1 साल का इसका सब्सक्रिप्शन है, राइट।
अभी जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन है, सॉरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, बट बीच में ही हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो गया। मतलब हमारा जो प्रीमियम हमने दिया है वो, अगर इसको 30 मतलब 21 जून की जगह 30 जून मान ले रहे एक बार को, ठीक है, पूरा कंप्लीट मंथ हो जाएगा, ठीक है। तो 30 जून से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, गिनना जरा। 9 महीने। 9 मंथ्स, राइट। तो 9 मंथ्स हो गए, और 31 मार्च से 23 जून तक, 21 जून तक कितने महीने हो गए, एक साल तो वही हो गया। फिर जो है अप्रैल मई जून 3 महीने हो गए, मतलब 1 ईयर प्लस 3 मंथ, ठीक है। हाँ इतनी बात अभी तक यहां से समझ में आ रही है। हाँ हाँ सर। अब जब हम अपनी बुक्स इस डेट को क्लोज करेंगे तो हमारे लिए ये प्रीमियम जो जितनी अमाउंट 1 ईयर 3 मंथ्स की होगी वो एडवांस हो गई। बात समझ में आई या नहीं आई? हाँ भाई। आकर्ष, आई होप तुम्हें दिक्कत है हैं? फिर से बोलिएगा, मतलब जो भी देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ पूरी सिनेरियो क्या हुआ। हमने स्कूटी खरीदी, उसमें 2 साल का इंश्योरेंस मिला। हाँ 9 मंथ्स हमारा जो है अकाउंटिंग ईयर क्लोज करने तक था, हाँ और जो है उसके बाद जो है 1 साल और 3 महीने हमारे पास एक्स्ट्रा बचे थे, हाँ हाँ बचे थे मतलब। राइट। हाँ अब हमारा जब अकाउंटिंग ईयर क्लोज होगा 31 मार्च 2022 को, तो हमारे लिए जितने भी एक्सपेंसेस जो हमने प्रीमियम दिया है उसमें से 1 ईयर 3 मंथ्स का प्रीमियम एडवांस में हो गया, हाँ। राइट। बस मेरे को इतनी बात समझानी थी। और सर हमारा एक बात बताइए, जैसे अगर हम लोग सब लोग मना करते हैं कि जब बिल्कुल एंड नहीं चाहिए, जब अकाउंटिंग ईयर के कोई एंड में कोई सामान नहीं लाना चाहिए, मतलब क्यों मना करते हैं? क्या मतलब जैसे अकाउंटिंग ईयर का एंड चल रहा होता है, जी, तो जैसे फिर सब लोग मना करते हैं, मतलब ज्यादा चीजें मत लाओ। नहीं, ज्यादा चीजें मतलब वो तो बेटा जो है ना, लोगों की जो है थोड़ी बहुत मन की भ्रांतियां होती हैं, मतलब कि रूमर्स हैं कि जो इनकम टैक्स वाले रेड मार देते हैं, अच्छा ठीक है। वो जो है वो सब बातें अलग हैं, ठीक है ना। बट जो है हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, इतनी समझ में आ गई। हाँ सर ये सैलरी की तरह ही तो है, जैसे हम अगले महीने की सैलरी पहले दे दी। अगले महीने की सैलरी पहले दे दी, राइट, एडवांस, बिल्कुल हाँ सही पकड़े हो, ठीक है ना। अब 1 ईयर 3 मंथ्स हमारा क्या हो गया, जो अभी तुमने कहा प्रीपेड एडवांस। एक्सपेंस, हाँ हाँ एक ऐसा एक्सपेंस जो हमको अभी करना नहीं था और हमने कर दिया। कर और दिया। अगर हम एडवांस में कर देते हैं कोई सा भी एक्सपेंस, वो क्या बन एसेट। जाता है, एसेट की लायबिलिटी, एसेट। एसेट, राइट। बेसिक्स को पकड़ के चलो, कभी नहीं फंसोगे। आप सही बोले, क्या वो बन जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस हमारा क्या हो जाता है, एक तरीके का एसेट। 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 अब क्वेश्चन, हम अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। इतनी सारी कहानी बतानी पड़ी बस एक पॉइंट की वजह से, जो है आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 15,000 इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। मींस हमने जितना ही पेमेंट करा था इंश्योरेंस प्रीमियम का, मान लो 30,000 रुपए किया था, उस 30,000 में से 15,000 इस साल का आ गया, और नेक्स्ट ईयर का कितना कैरी फॉरवर्ड हो गया, 15,000। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द जनरल एंट्री फॉर दिस। सो जनरल एंट्री इज वेरी सिंपल। जनरल एंट्री इज प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट। डेबिट हाँ टू और इंश्योरेंस अकाउंट। कैश अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। हाँ इंश्योरेंस अकाउंट कर लो, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट कर लो, बात एक ही है, ठीक है। क्योंकि देखो, जब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया होगा कैश बेसिस पर, तब हमारी हाँ। जनरल एंट्री हुई होगी उस समय बैंक अकाउंट डेबिट, ओ सॉरी, मतलब सर इसमें इसने एक साल इंश्योरेंस पहले, अकाउंट डेबिट, मतलब जो अगले साल करना था उसने पिछले साल इंश्योरेंस कर दिया उसका। हाँ, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये पेमेंट हुआ होगा उस समय। हाँ और मैंने जब इंफॉर्मेशन दी थी उसके अकॉर्डिंग हमने मान लिया क्या है, 30,000 रुपए, ठीक है। अब उसमें से 15,000 इस साल का, 15,000 नेक्स्ट ईयर का। दूसरे। नेक्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे हमने को जनरल एंट्री डाल दी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट
15,000 रुपये। ठीक है, हम्म, कोई डाउट? नहीं। जो 30,000 थे उसमें से 15,000 इस साल का हो गया और जो 15,000 बचा वो नेक्स्ट ईयर एज एन एसेट कैरी फॉरवर्ड हो गया। ठीक है, यस सर। हाँ अब जनरल एंट्री बना ले रहे साफ सुथरी सी। अब मानस अगला एग्जाम कब है तुम्हारा? कल सब्जेक्ट बिजनेस। बिजनेस, ओके। उसमें कौन कौन से आ रहे हैं? फर्स्ट सेकंड? फर्स्ट ही आ रहा है। फर्स्ट ही आ रहा है, ओके। सो पहला क्या है? आउट ऑफ द इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर 15,000 रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। ये हमने करी ली थी। एंट्री बता दो क्या हो जाएगी, बताओ फर्स्ट वाले की। फर्स्ट जी। वाले की हाँ, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट अकाउंट, और अमाउंट है कितनी? 15,000। 15,000। नेक्स्ट, credit purchase from Ram and Company for 50,000. Cash discount will be received on payment of a bill within 10 days, right? So अभी हमको सिर्फ और सिर्फ कैश परचेज की एंट्री करनी है, वो सर क्रेडिट परचेज की एंट्री करनी है। सो क्रेडिट परचेज की एंट्री क्या होती है, आकर्ष बताना। एक मिनट, इसने क्रेडिट मतलब ली है ना, जी हाँ। परचेज अकाउंट हम्म, टू गुड्स अकाउंट, नहीं टू राम एंड को अकाउंट। क्या था? राम एंड हाँ सन्स, राम एंड हाँ, सन्स तो राम एंड कंपनी। नहीं को है, हाँ कंपनी। अमाउंट कितनी है? 50,000। 50,000 रुपये। अब नेक्स्ट वाली एंट्री और बताओ जरा। इसमें कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड एट 5% पेमेंट विद इन 10 डेज। इसकी जो 10 डेज लिखेंगे क्या फिर हम? 10 डेज क्यों लिखेंगे? बस जो लिखा हुआ है सेकंड एंट्री में साफ साफ कैश डिस्काउंट इज अवेल्ड ऑफ, मींस उन्होंने जो है उसको ले लिया है डिस्काउंट को। अरे नहीं, मैं इसके आगे बात कर रहा हूँ, कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड एट 5% ऑन पेमेंट। इस हाँ, वाले को कुछ नहीं लिखेंगे क्या? इस वाले को हमने इसमें कहा अभी तक पेमेंट करने को? इन्होंने तो बस ये कहा है कि अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो तुमको 5% का कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। अब ये बताओ पेमेंट करने को क्वेश्चन ने कहा है कि पेमेंट कर दिया हमने इस अच्छा वाले मतलब पॉइंट जब में? करेंगे तब तब मतलब हम करेंगे हाँ, डिस्काउंट। अब नेक्स्ट वाली एंट्री पढ़ो। कैश कैश पेड टू राउंड डिस्काउंट अवेल्ड ऑफ। अवेल्ड का मतलब क्या था? ले लिया डिस्काउंट, मतलब हमने वो फैसिलिटी ले ली, अवेल कर ली। अच्छा तो मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड आएगा ना। हाँ, बताओ एंट्री क्या होगी? कैश कैश अकाउंट ठीक है, डेबिट ठीक है, टू राम एंड कंपनी अकाउंट, और फिर इसका क्या अच्छा, आएगा? टू डिस्काउंट रिसीव्ड। टू राम एंड कंपनी टू डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड। सही है मानस? यस सर। यस सर। नहीं, राम एंड सन्स ऊपर आएगा, डेबिट क्योंकि वो रिसीव कर रहे हैं, कैश अकाउंट नीचे आएगा। राइट। आकर्ष, गलती देखो अपनी। राम एंड कंपनी को डेबिट करेंगे हम क्योंकि राम एंड कंपनी रिसीवर है। अच्छा हाँ। टू कैश, क्योंकि कैश हमारा पास से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और जो अमाउंट यहाँ पे आएगी 50,000 रुपये, यहाँ पे कितने आ जाएंगे? डिस्काउंट 2500 का हो जाएगा, तो कितना हो गया हाँ। ये? 47,500। नेक्स्ट, पेड इनकम टैक्स बाय चेक। मानस एंट्री क्या होगी? मैंने इनकम टैक्स के बारे में बताया था। पेड इनकम टैक्स। सर इसकी होगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम टैक्स अकाउंट। फिर बैंक अकाउंट। तुम लोग की अकाउंटिंग को क्या हो गया? तुम लोग के बीच बीच में भूल जाते हो अकाउंटिंग। बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं साहब,
डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक हमारे पास आ रहा है, मतलब पैसा आ रहा है हमारे पास जब इनकम टैक्स पे कर रहे हैं नहीं, तो। जा रहा है। हाँ तो बताइए एंट्री क्या होगी। इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा, मैंने बताया था इनकम टैक्स जब आता है तो उसको ड्राइंग्स मानते हैं क्योंकि वो नॉन ट्रांसफरेबल है। अच्छा, याद आया। यस सर। और अमाउंट कितनी है, कितने रुपए पे करे हैं, 20,000। 20,000। वो बैंक अकाउंट डेबिट कर रहे हैं, वो जो है इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट कर रहे हैं। तुम लोग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। गुड्स कॉस्टिंग 20,000 सोल्ड फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 2,20,000 के हो गए और कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, ये वाली एंट्री आ गई। यस सर। नेक्स्ट, परचेस्ड आयरन सेफ ऑफ 2 लाख, फाइलिंग कैबिनेट ऑफ 50,000 एंड कंप्यूटर फॉर 1 लाख। राइट, इसको जो है कंबाइंड एंट्री बना देंगे हम, उसका सर नाम हाँ। है ऑफिस इक्विपमेंट्स, क्योंकि हमारा एक जो है रूल था, अगर याद हो, वो था मटीरियलिज्म। याद है, जिसमें मैंने बताया था मटीरियलिज्म में कि हमारी जो है अगर अलग अलग छोटी छोटी चीजें हैं तो हम उसको एक ही हेड में लिखते हैं। राइट, जैसे हाँ। स्टेशनरी है तो सबकी सब स्टेशनरी, चाहे वो पेंसिल हो, चाहे वो आपका पेन हो, आपका स्केल हो, स्टेपलर हो, वो सब कुछ आप जो एक ही जगह पे लिखते हैं, तो वो है हाँ। मटीरियलिज्म। तो उसी वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट। इक्विपमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश में खरीदा है, कुछ लिखा दे नहीं नहीं है रखा तो सर। कैश ही मानेंगे। तो कितना हो गया, 2,50,000, 3.5 लाख। ठीक है, हाँ। यस सर। कोई डाउट हो पूछ लो इतने में, फिर जो है ये वाला आप कॉपी कर लो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। जब तक मैं पानी पी लूँ। हो गया। यस सर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 1,20,000 टू चारू एट अ प्रॉफिट ऑफ 23, वो 33 होल 1/3% ऑन कॉस्ट, लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। मानस, अमाउंट्स प्लीज। कहाँ गया मार्कर। 40,000 का प्रॉफिट। जी, और सेलिंग अमाउंट बताओ मेरे को, सेल्स की अमाउंट, कि मैं सेल्स अकाउंट कितने से क्रेडिट कर दूं। अभी बताओ।
1,36,000। आकाश तुम्हें आया? सर 16 वोल्ट वाली में तो 40,000 होगा, 1,20,000 मतलब वो हाँ प्रॉफिट। हाँ, तो सेल्स की अमाउंट कितनी हो गई? अभी डिस्काउंट हटा दो, कितनी हो गई? 1 लाख प्रॉफिट वन हटा दूं सर? डिस्काउंट हटा दो तो कितनी हो गई? वन लैख अच्छा। फिफ्टी थाउजेंड ठीक हाँ है, देखो बता दे रहा, पहले जो है 1,20,000 के गुड्स हैं, ठीक है, हाँ और अगर जो है ये 33 होल 1/3% अगर दिक्कत कर रहा हो तो आपको कुछ नहीं हाँ। करना होता है। अगर 33 होल 1/3% दे रखा होता है, सिंपली डिवाइडेड बाय 3, सीधे जो फिगर दे रखी है उसको 3 से डिवाइड कर दो, आपको आंसर आ जाएगा। 33 होल 1/3% लिखो या डिवाइड बाय 3 लिखो, बात एक ही है, ठीक है। अगर 33 होल 1/3 से कंफ्यूज हो रहे हो तो सीधे इससे डिवाइड कर दो 3 से, ठीक है। ठीक है। तो कितना हो गया ये? 40,000, एक लाख 40,000। साठ हजार और टोटल सर ट्रेड कितना? डिस्काउंट 24,000 है। 1,60,000। अब एक लाख हाँ साठ हजार पे 15% का डिस्काउंट कटेगा, 24,000। राइट। तो 24,000 का हमारा डिस्काउंट हो गया, हाँ तो ये कितना हो गया तुम्हारा? 1,36,000। 1,36,000, ठीक है। अब तो है एंट्री क्या होगी? मानस वो आकाश तुम बताओ जरा, सेल्स की एंट्री क्या होगी? चारूज अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट? सर इसमें हम ट्रेड डिस्काउंट मतलब या तो लिखेंगे 1,36,000 वाली। सीधे हाँ, 1,36,000। हाँ। तुम्हें इसमें अभी से भी हम क्या, प्रॉफिट अलग से नहीं दिखा सकते वैसे? मैंने पहले ही बताया था इसके अंदर प्रॉफिट अलग से नहीं दिखाते हैं, अकाउंटिंग क्वेश्चन ही चल रही है अभी, अब जनरल एंट्री चल रही है। प्रॉफिट जो है आपका इसके अंदर दिखता है सीधे ट्रेडिंग एंड P&L में, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 टू अरुण अगेंस्ट चेक एट प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। अब इसकी पूरी कैलकुलेशन शुरू से बताएगा आकाश। तो मैंने कर ली, बताओ। एक मिनट रुक जाओ, दूसरे को भी मौका दो। उसने शेयर के गुड्स बेचे अर्जुन को अगेंस्ट चेक का क्या मतलब हुआ सर? मतलब चेक से करे पेमेंट? हेलो हेलो। सर, अगेंस्ट चेक का क्या मतलब हुआ? कि चेक से करी है पेमेंट। हाँ ठीक है, हाँ, मैं बता बताओ। रहा। 80,000 पे 25%। सर 80,000 पे 20% मतलब प्रॉफिट हो गया। 20%, 25%? हाँ वो 25% हो जाए मतलब 20,000 आ गई वैल्यू। हाँ हाँ तो 1 लाख हो गया। जी, अब 1 लाख पे 15% 85,000, सीधे हाँ मैंने लॉजिक बताया था, है ना। हाँ तो 85,000 हमारी सेल्स की फिगर हो गई। तो हाँ। हमारा क्या हो गया? चेक मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, टू यही आ सेल्स रही थी अकाउंट। तुम्हारी भी मानस? मानस, यस सर, यही आ रही है। ठीक है। अरुण है वो, सर ये तो बैंक हो गया हाँ ना, ठीक है। तो 85,000, ठीक है। 85,000 और 1000। 85,000। थर्ड क्या है? थर्ड थर्ड है पेड बाय चेक पेड बाय 80,000। चेक इतना एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of August 2016, फाइनेंशियल ईयर क्लोजेज ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। ये वही वाला केस आ गया जो मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में समझाया था। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस एंड हाउ विल यू कैलकुलेट इट? इसमें सर 1 मिनट, 12 मंथ स्टार्टिंग 1 अगस्त। इसमें हमें 5 महीने का एक्स्ट्रा इंश्योरेंस मिल रहा है ना, मतलब अगस्त में लिए ना। अच्छा, हाँ तुम्हारा क्या कहना है मानस?
सर 1 अगस्त से 2016 से 2017 तक का जो वो है वो 8400 है, तो 5 मंथ्स एक्स्ट्रा जा रहा है, तो 5 मंथ्स का हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रीपेड एक्सपेंसेस में शो करने के लिए। देखिए सही कह रहे हैं आप। अब समझिए होता कैसे है। देखिए टोटल एक्सपेंस कितने हैं हमारे, 8400। 8400। हाँ अब प्रॉब्लम ये आती है कि कितने एक्सपेंस हमारे अभी एक्रू हो रहे हैं और कितने एक्सपेंस हमारे प्रीपेड हैं, है ना। कितने एक्सपेंस जो अभी ड्यू हो रहे हैं, एक्रू का मतलब अभी ड्यू हो रहे हैं, और कितने एक्सपेंसेस हमारे क्या है, प्रीपेड है। सिंपल है, डिवाइडेड बाय 12, राइट। अब जितने महीने इस साल के अंदर है, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने हो गए, 8 मंथ्स, राइट। तो 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा वो जो इस अकाउंटिंग ईयर का है, करंट अकाउंटिंग ईयर, CAY शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, और करंट जो अकाउंटिंग बचा ईयर। वो अगले अकाउंटिंग और ईयर का जो मतलब। प्रीपेड है वो कितना हो जाएगा, 8400 इंटू कितना था हमारा, 8 9 10 11 12, 4/12। 4/12, 5 नहीं होगा, 4/12। ठीक है, एक बात हाँ समझो, कंफ्यूजन ये आती है कि हमको अगस्त को गिनना है या नहीं गिनना है। हाँ तो आप उसके लिए नहीं अगस्त की डेट देखो, क्या है, 1 अगस्त है। हाँ मींस पूरा का पूरा जो अगस्त का महीना है वो काउंट होगा। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, फिर बाद में जनवरी फरवरी मार्च। अगर सर 10 ठीक है, अगस्त होती तो। 10 अगस्त आपको बीच की डेट दी नहीं जाएगी नॉर्मली। तो ठीक है, और अगर दी जाती है देन यू विल डिवाइड इट बाय 365, देन यू विल काउंट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम दैट डे टू द डेट ऑफ क्लोजिंग, देन यू विल मल्टीप्लाई इट विद द नंबर। अगर सर 2 अगस्त मतलब एक ही दिन बाद हो, 2 अगस्त। ऐसी आपको डेट क्वेश्चन में नहीं दी जाती, मैंने बताया ना। और तो अगर दी जाती है तो आपको सिंपल ही है, क्वेश्चन के अंदर जो है आपको डेज काउंट करने पड़ेंगे और डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे 365 से फिर। ठीक है। ठीक है, वैसे आपको मिडिल की डेट नहीं दी जाती है। 1 अगस्त दिए तो हम अगस्त भी गिनेंगे, ठीक है ना। हाँ और हाँ अगर ये दे रखी होती 31 अगस्त तो हम अगस्त नहीं गिनते। नहीं नहीं। ठीक है, हाँ हाँ सो हमारा ये कितना हो गया, 8400 डिवाइडेड बाय 12, 700 इंटू 8, 56, और ये कितना हो गया, 2400। 2800। 2800 सॉरी। नहीं गलत आ रहा है, सही तो है 2800, हाँ सही है। सर एक बार फिर से बता दीजिए, कौन सी वाली मेरा चीज नेट बेटा, चला गया। ये CAY क्या है? CAY मतलब जो है करंट अकाउंटिंग ईयर का जो एक्सपेंस है, हम्म वो हमने क्या करा, पहले ये निकाला कि 1 अगस्त से 31 मार्च हम्म तक हमारा जो अकाउंटिंग ईयर जब क्लोज हो रहा है, डेट एंड क्लोज ईयर एंड तक, तो हमारे कितने मंथ्स आ रहे हैं, एंड दे वर हम्म। हाँ 8 मंथ्स। हाँ ठीक है। ठीक है, और हमने अगस्त को भी गिना, इतनी समझ में आ गई ना, अगस्त सितंबर हाँ आ अक्टूबर, गई आ गई। है ना, तो हमने 8 मंथ्स यहाँ पे आ गए। फिर हम्म बाद में हमारा जो है 4 मंथ्स का बचा, हम्म, जो हमारा नेक्स्ट ईयर के अंदर हाँ कैरी फॉरवर्ड हुआ है, हाँ हाँ राइट। तो जो है ठीक हमारा है। प्रीपेड कितना रहा, 4 से हमने इसलिए जो है मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, आपको ठीक है। डिवाइड बाय 12 तो दोनों के अंदर ही करना है। ठीक है, डिवाइड बाय 12 हाँ दोनों के अंदर करना है, हाँ ठीक है। एंड द सम ऑफ दिस एंड दिस विल बी 8400 ओनली, सर तो यही तो बनेगी इसकी एंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस अकाउंट। राइट। इसकी बनेगी, बट इसके अंदर पेमेंट का भी आया ना, तो पहले पेमेंट की भी तो कर दो। तो होगी इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो हो जाएगी 8400 रुपीज से। फिर बाद में हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, एंड द अमाउंट विल बी 2800 रुपीज। जो बैलेंस है वो अपने आप इस ईयर के एंड में राइट ऑफ हो गया। ठीक है, हाँ कोई डाउट, नहीं। मानस?
यस सर। कोई डाउट? नहीं सर। कोई भी चीज समझ में नहीं आए फिर से पूछ लो बेटा, मैं डांट नहीं रहा हूँ, नहीं मार रहा हूँ। कोई अगर समझ में नहीं आ रहा पूछ सकते हो। सही 84 हमने इसलिए तो लिखा कि उसमें मतलब पूरे हमने कैश लिख दिया था, कितना देना था पेमेंट चेक से। राइट, क्योंकि आपको ये जो रिकॉर्ड करना है बैंक अकाउंट कितने से कम हुआ है हाँ वो आपने रिकॉर्ड कर लिया इस वाली एंट्री से, फिर बाद में आपने ये वाली चीज रिकॉर्ड कर ली कि जो है कितने से हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस का एक एसेट बन गया। ठीक है। ठीक है, हाँ बताओ यस मानस, सर। कोई डाउट हो पूछ सकते हो। नहीं सर, आगे था। आ गया ना? सर इंश्योरेंस में यस सर। डेबिट से कि हमने रिसीव करा, मतलब हमें मिला इंश्योरेंस। बेटा वी हैव पेड फॉर द प्रीमियम, हमें इंश्योरेंस तब मिलता है जब एक्सीडेंट हो जाता है, अरे नुकसान मतलब होगा हमने तब उसके लिए इंश्योरेंस पेड मिलता करा है ना, इसलिए तो है। हमने अभी तो बोला। हमने पे करा है तभी तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हाँ हुआ है। हाँ। एंड इंश्योरेंस ने एक्सपेंडिचर तो इंश्योरेंस अकाउंट को हमने डेबिट किया। और अगर सर हम इंश्योरेंस लेते तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता। अगर हम इंश्योरेंस लेते तो जो हमारी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ वो इंश्योरेंस नहीं लेते, हम इंश्योरेंस का क्लेम लेते हैं वो। ठीक है, हम्म, नेक्स्ट, इंश्योरेंस हमने ले लिया है इस वाली में। हाँ नेक्स्ट, 4 मार्च से हमारी एंट्री स्टार्ट होती है क्वेश्चन नंबर 25 में। टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम है। परचेस्ड बिल्डिंग फॉर इतना एंड इनकर्ड एक्सपेंसेस इतना ऑन इट्स परचेज। वाह, जनरल एंट्री बता दो मेरे लाल, कितनी आएगी इसके अंदर अमाउंट? मैं एंट्री बता दे रहा, ये हो जाएगा बिल्डिंग अकाउंट कौन डेबिट बताए? टू कैश अकाउंट सर या फिर इसका क्या बैंक अकाउंट। मतलब हुआ इनका रेट का, जो भी लिखा इनकर्ड है? मतलब हुए, इनकर्ड एक्सपेंस इतने एक्सपेंसेस हुए। अच्छा। हाँ बताओ मानस। टोटल एंट्री 1,60,000। राइट, वन लैख टोटल सिक्सटी अमाउंट। थाउजेंड मैं सिक्सटी ये थाउजेंड क्वेश्चन करवा नहीं रहा हूँ, आप लोग कर लेंगे, आए हो पहली वाली एंट्री तो खुद। ठीक है ना? हाँ सेकंड, सतीश हु ओड अस 20,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, दोबारा निकल गया उसका। 60 पैसा पर रुपी इज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। जर्नल एंट्री क्या होगी? तो शो ऑनर्स विद 20,000 अमाउंट्स, डिक्लेयर। विद अमाउंट्स। मैं बताऊं? एक मिनट बेटा, दूसरे को भी सोचने दो थोड़ा बहुत। सर फिर आप नाम लिख लीजिए अपना। सर इसकी ये होगी बैंक अकाउंट, बैड डेट अकाउंट राइट राइट राइट, टू सही जा रहे दिनेश, हो। वो टू टू सतीश सतीश। अकाउंट। ठीक है, अब अमाउंट और बता दो बेटा। अमाउंट सर 20,000 पे 60% लगाऊं ना? राइट। कितना हुआ ये? सर पहली वाली एंट्री में कैश अकाउंट ही तो आएगा। हम्म, सर 12,000। 12,000 किसके अंदर आएंगे? मतलब वो ये क्या 60% लगाना है 20,000 पे? हाँ तो 12,000 आ गया, 12,000 कौन सी अमाउंट के अंदर आएंगे, मतलब बैंक अकाउंट के अंदर, बेड डेट के अंदर, सतीश के अंदर। 12,000। देखो जनरल एंट्री बन गई तुम्हारी एंट्री में, मान रहा हूँ बैंक अकाउंट डेबिट सर ये उसमें बेड आएंगे डेट, मतलब बैड डेट में बेड डेट बारह अकाउंट डेबिट हजार आएगा बैड डेट में। टू सतीश अकाउंट, टू सतीश। ठीक है ना? हाँ, अब जो है तुम क्या कह रहे हो, बेड डेट के अंदर कितना आएगा? 12,000। हाँ अच्छा, और जो है बैंक अकाउंट के अंदर 8। नहीं 8। उल्टा बोल दिया क्या? क्या लिखा हुआ? 60 पैसा हाँ per उल्टा बोल rupee दिया। is received, so हाँ what we have 60 received अकाउंट से। will be transferred in the bank account ना। हाँ सर उल्टा बोल दिया। और राइट, तू सतीश में आएगा 20,000। हाँ और इसके अंदर ऊपर बताओ। बैंक में 12 और बैड डेट में 8। मानस तुम्हारा भी यही आंसर है? सर बैंक अकाउंट में आपका आएगा 12,000। जी हाँ सर सही है। ठीक है। नेक्स्ट, पेड 500 फॉर रिपेयरिंग ऑफ द ऑफिस फर्नीचर। मानस। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ 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 हाँ, फर्नीचर खरीदा है हमने। सर रिपेयरिंग आएगा ना साथ में? एक मिनट, फर्नीचर खरीदा है हमने मानस। बोलो। कहाँ गए मानस? यस सर। हाँ फर्नीचर हमने खरीदा है बेटा। नहीं सर।
तो आप फर्नीचर अकाउंट क्यों डेबिट कर रहे हो? आप अगर फर्नीचर अकाउंट डेबिट कर रहे हो, इट मीन्स आपने 500 रुपए का फर्नीचर खरीदा है, हम्म, राइट? क्योंकि हमारा वो फर्नीचर अकाउंट एक रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, इट इज नॉट कमिंग इन, राइट? यस रिपेयर्स हमारा यस, क्या है? एक तरीके का एक्सपेंडिचर है। रिपेयर अकाउंट, हाँ सो इट विल बी रिपेयर्स अकाउंट, और इट कैन बी फर्नीचर रिपेयर्स अकाउंट, दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं, बट रिपेयर्स अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। ठीक है? एंड द क्रेडिट विल बी ऑफ कैश अकाउंट ओनली, ठीक है? हम्म, आकाश, तुम्हारी समझ में आ गई ना? तो सर यही तो हुआ ना, रिपेयर फर्नीचर अकाउंट टू कैश अकाउंट। राइट। हाँ। Proprietor withdrew for his personal use cash of rupees 5,000 and goods worth 2,000. हाँ मानस, नहीं आकाश बताओ ये वाली। बता रहा क्या है, प्रोप्राइटर विल गो फॉर हिज पर्सनल यूज। इसकी होगी ड्राइंग अकाउंट हाँ टू बैंक अकाउंट हाँ, और टू कैश अकाउंट। क्या क्या? ड्राइंग अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मानस। सर ड्राइंग अकाउंट नहीं नहीं डेबिट सर, टू, बैंक नहीं आएगा, गलती एक से मिनट, उसको बैंक बोलने बोल दो, दिया। आपको आपको चांस मिला था, आपने बोल लिया, उसको बोलने दो। टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। राइट। हमारा आएगा, ड्राइंग अकाउंट को हमने कर दिया डेबिट बिकॉज ड्राइंग इज अवर एक्सपेंडिचर, टू कैश अकाउंट टू परचेज अकाउंट। टू परचेज, क्योंकि हमने गुड्स भी विड्रॉ करे, हाँ। ठीक है ना? और जो है परचेज के अंदर हमारी एंट्री आ जाएगी कितने रुपीस से? 2000। 2000, और हमने कैश कितने का निकाला है? 5 5000। 5000। और हमने ये कितने का करा है? 7। 7000 का टोटल आ जाएगी ड्राइंग्स, ठीक है ना? नेक्स्ट, परचेस्ड द फॉलोइंग आइटम्स फॉर बिजनेस: आयरन सेफ 15,000, फाइलिंग कैबिनेट 5,000, कंप्यूटर फॉर 12,000। ये तीनों आइटम हमारे आ जाएंगे एक हेड के अंदर, जो है ऑफिस एक्सपेंडिचर, या फिर ऑफिस इक्विपमेंट, सॉरी ऑफिस इक्विपमेंट के अंदर आ जाएगा। एंड पोस्टेज एंड स्टेशनरी, ये अलग अलग आ जाएंगे, पोस्टेज अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कैश अकाउंट, अकाउंट। मतलब इसकी दो एंट्रीज बनेंगी, ठीक है ना? एक हो जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट, सर पोस्टेज क्या होती है? आपको जो है काम होता था तो फिर आप जो है लिफाफे के अंदर जो है चिट्ठियां भेजते थे किसी को, राइट? अच्छा, तो आपने स्टैम्प खरीदे, लिफाफे खरीदे, वो सब पोस्टेज के अंदर आता है। टू कैश अकाउंट। सर हम ऐसा नहीं करते, ऊपर पहले तीनों को लिख दें, उसका कैश अकाउंट लिख दें। देखो एक ही मटीरियलिज्म के ऊपर जाओ ना, ठीक है? तो तीनों को लेके चलना पड़ेगा। तो कितना हो गया? 15 और 5 20 और 12 32 सर हम ये पोस्टेज और स्टेशनरी अलग अलग क्यों लिख रहे हैं? पोस्टेज और स्टेशनरी अलग अलग लिख रहे हैं क्योंकि ये हमारे जो है ऑफिस इक्विपमेंट का पार्ट नहीं है, और ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है? पोस्टेज और स्टेशनरी ठीक हमारा है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आता है, ठीक है? कंप्यूटर डेली खरीदते नहीं है, पेंसिल वगैरह तो डेली खरीदते रहते हैं ना, ठीक है। हाँ। ठीक है? तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट, या फिर कई जगह आपको पोस्टेज एंड स्टेशनरी का एक ही हेड मिल जाता है, बट हम लोग अलग अलग मान रहे हैं, पोस्टेज और स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू। सर हम तीनों को एक साथ लिखने गलत हो जाएगा क्या? मतलब आप कह रहे हो कि इसके नीचे ही अगर मैं पोस्टेज एंड स्टेशनरी लिख देता फिर हाँ। नीचे, तब सही रहता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है? तो कितना हो गया? 200 और 150, 150। 350। नेक्स्ट, पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 1600, बताओ। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस की एंट्री क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट, ठीक है? तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश कैश अकाउंट, अकाउंट। एंट्री नहीं करवा रहा हूँ। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10% फॉर 1 ईयर 75,000। आकर्ष बताओ, अभी सुबह, मतलब सुबह कह रहा हूँ, अभी जब क्लास स्टार्ट हुई तब एंट्री बताई थी।
चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी बता रहा। उसकी होगी, एक तो सर पहले डेप्रिसिएशन अकाउंट ही आ जाएगा, राइट। उसके बाद मशीनरी अकाउंट, टू मतलब टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट, हाँ, और उस पे फिर सेम डे अकाउंट पे 10% लगा लेंगे। कितना हो गया? बता रहा। अरे 10% कैलकुलेट करने में इतनी देर लगती है? एक पीछे से 7500। 750। 500, राइट, पीछे से बस एक बिंदी हटा दो, 3 जीरो एक जीरो हाँ हटा दो, बात खत्म, हाँ, है ना। नेक्स्ट, तो सही थी आउटस्टैंडिंग, एंट्री। सही थी। आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द ईयर एंड वर ₹6,000। बताओ। वेजेस मानस, अकाउंट टू, अच्छा। एक मिनट, मानस। The wages account to wages outstanding account. राइट, और वो हो गया ₹600, है ना, वो ₹6,000। 6000। ठीक है, अभी हमारा ये वाला क्वेश्चन हो गया है, आप घर से कर लीजिएगा एक बार, ठीक है। आई होप कोई डाउट नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। सर 6:30 बजे चले जाऊंगा, तो काम है थोड़ा, वो जाना है। बेटा स्टैटिस्टिक्स पढ़ानी थी, थोड़ी देर बाद चले जाना, 15-20 मिनट बाद। फिर वो 7 बजे लॉकडाउन लग जाएगा ना। बेटा 9 बजे का हो गया 9 है। बजे हो गया। 9 बजे का हो गया। हाँ, और ना 7 बजे के बाद भी वो काम होते ही थे सब। सर मैं नहीं जा रहा ना पर। कोई बात नहीं, आज चले जाना, ठीक है, 9 बजे तक का हो हाँ गया, ठीक ठीक है। है। हाँ, तो जो है अब थोड़ी देर का ब्रेक ले रहे हैं, ठीक है। 6:20 पे जो है स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। हम्म। हेलो, Yes sir. हेलो। स्टैटिस्ट आ गए, हम्म। ठीक है। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स हम लोग पढ़ रहे थे, द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस, राइट। सिंगुलर हमारा, सॉरी प्लूरल हमारा सर हो गया था, रिकॉर्डिंग हो रही है? जी, सिंगुलर हमारा हो गया था, नहीं सर, प्लूरल हुआ था, सिंगुलर करना था। हाँ सॉरी प्लूरल हो गया था, सिंगुलर करना था, हाँ। ठीक है। तो प्लूरल सेंस में हमने बात करी थी कि व्हेन वी टॉक अबाउट स्टैटिस्टिक्स एज अ होल, राइट, एग्रीगेट फिगर्स में जब हम बात करते हैं, तब हमारा स्टैटिस्टिक्स इन अ प्लूरल सेंस के बारे में हम लोग बात करते हैं। अब आज की डेट में हम लोग बात करेंगे दैट व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस, राइट, सिंगल सेंस के अंदर क्या होता है। बेसिकली आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं, जब जब जो है प्लूरल की बात कर रहे थे तो हमने बात करी थी एग्रीगेट फैक्ट्स एंड फिगर्स की। जब हम सिंगुलर की बात करते हैं तब हम बात करते हैं टेक्निक्स या फिर मेथड्स की, राइट। इसके अंदर क्या होता है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, वो टेक्निक्स जिसके थ्रू हम जो हम स्टैटिस्टिक्स के अंदर यूज करते हैं, स्टैट्स के अंदर यूज करते हैं, ताकि हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स वगैरह हो सके, ठीक है। बात समझ में आ गई। इन दिस वी टॉक अबाउट द स्टैटिस्टिकल टूल्स, जैसे आपने पढ़ा था मीन, मीडियन, मोड, पिछले क्लासेस हाँ में 11th-10th में, वो हाँ। 10th-9th में, तो वो हमारा क्या था, वो सब थे स्टैटिस्टिकल टूल्स। इसके अंदर अगर आप इंडेक्स खोलें तो आपके जो चैप्टर नंबर 9 से जो स्टार्टिंग हुई है कहानी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर, दीज ऑल आर योर स्टैटिस्टिकल टूल्स, राइट। टूल्स। ये वो टूल्स हैं जो हमारा मदद करते हैं फॉर द एनालिसिस ऑफ डेटा, कि हमारा जो डेटा होता है उसको एनालाइज करने के लिए, ठीक है। हाँ बात समझ में आ गई। हाँ सर। तो Yes.
हमारे स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस में ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी, कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स जब हम स्टडी करते हैं तो उसकी कौन कौन सी स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। जैसे हमारा अकाउंटिंग के अंदर था ना, सबसे पहले रिकॉर्डिंग होती है, फिर क्लासिफाइंग होती है, समराइजिंग होती है। हाँ वैसे ही हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है इसके अंदर भी अलग अलग स्टेप्स हैं, और उसी के अकॉर्डिंग उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपके चैप्टर के नंबर्स भी दे रखे हैं, राइट। देखिए सबसे पहले जो हमारा स्टेप होता है, द फर्स्ट स्टेप कलेक्शन। इज कलेक्शन ऑफ डेटा। ठीक है बेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। डेटा, कि हमारे पास जो डेटा है उसको हमको कलेक्ट करना है। करना है, हाँ। ठीक है, कि आपको एक एग्जांपल लेते हुए चलते हैं शुरू से लेकर आखिरी स्टेज तक। और उसका एग्जांपल है हमारा, आपको पता होगा देश के अंदर होती है एक चीज, सेंसस, जनगणना, हाँ राइट। एक जो काउंटिंग हाँ होती है कि हमारे देश के अंदर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, एक एक पर्सन का उसके अंदर हिसाब रखा जाता है, हाँ राइट। सो वो क्या है, कलेक्शन ऑफ डेटा। वो डेटा कलेक्ट करने का एक तरीका है। उसके अंदर क्या होता है, घर घर जाकर जो हमारे वर्कर्स होते हैं जो कलेक्ट करते हैं डेटा को, वो घर घर जाकर हर एक पर्सन का जो है डेटा कलेक्ट करते हैं कि आपके घर में कितने लोग हैं, राइट। अगर कोई जो है किसी की डेथ हो गई है या फिर कोई न्यू बॉर्न है, उसके बारे में अलग अलग तरीके से जो भी उनके मेथोडोलॉजी होती है उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट दे ऑर्गेनाइज द डेटा। वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, डेटा को ऑर्गेनाइज करना। अब देखिए जब वो कलेक्ट करने आते हैं डेटा, तो उनके पास एक बड़ा सा रजिस्टर होता है, ठीक है। उस रजिस्टर के अंदर अलग अलग कॉलम्स बने हुए होते हैं। अब वो जो भी उसके अंदर इंफॉर्मेशन होती होगी, नेम, एड्रेस, उनकी बर्थ का ईयर कौन सा है, एज कौन सी है, और इनकम भी शायद लिखी होती है, पता नहीं कौन कौन चीजें होती हैं उसके अंदर, बट ये सब चीजें होती हैं। और एक जो है उसके बाद ऐसा तो है नहीं वो रजिस्टर ही अपने जो उनको सुपीरियर है उनको अपने रजिस्टर ऐसे ही दे देते होंगे, जो उनके ऊपर हैं उनके रजिस्टर ऐसे दे देते होंगे, उसको प्रॉपर एक टेबल के फॉर्मेट में बना के देते होंगे वो लोग, या जिस भी तरीके से बनाकर देते होंगे, है ना। तो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, कि डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज करना ताकि वो इजीली समझा जा सके, राइट। वेदर इट कैन बी इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, राइट, कि जो है जो हमारे डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उन्होंने अरेंज कर दिया, ऑर्गेनाइज कर दिया, या फिर उन्होंने जो है ऑर्गेनाइज करा है तो एरिया वाइज कर लिया कि बरेली के अंदर इतने लोग हैं, बरेली के अंदर प्रेमनगर के ये एरिया के हैं, ये हमारा डेटा है, आपका राजेंद्र नगर का ये मॉल टाउन का एरिया है ना, तो डेटा है। तो ऐसे करके अलग अलग एरिया वाइज वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, या वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं एज ग्रुप वाइज की, जो है टोटल हमने जो सर्वे किया उस सर्वे के अंदर जो है हमारे जो है 18 प्लस पीपल इतने थे, 18 से माइनस जो है चिल्ड्रन थे वो इतने थे। तो जिस भी तरीका था उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि वो डेटा को इजीली जो है पढ़ सकें, इजीली समझ सके। ठीक है, बात समझ में आ गई? हाँ। ऑर्गेनाइजेशन समझ में आ गया ना? हाँ। ऑर्गेनाइजेशन के बाद आता है थर्ड स्टेप, दैट इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इसमें टेबल ग्राफ वगैरह बनता है ना? राइट, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा का सिंपल मतलब यही है कि हमको हमारा जो मैसेज है किसी और को कन्वे करना है, तो उसको ऐसे कन्वे करें ताकि वो इजीली समझ जाए। राइट, बात समझ में आ गई? कि हमारा जो मैसेज है वो ऐसे कन्वे करना है कि जिस तक हम कन्वे करना चाहते हैं वो इजीली पहुंच जाए, और उसके लिए हम अलग अलग चीजों का यूज करते हैं, वेदर इट इज टेबल, वेदर इट इज पाई चार्ट, वेदर इट इज पाई डायग्राम, वेदर इट इज हिस्टोग्राम, या फिर हमारा जो है जो बार डायग्राम्स होते हैं, ठीक है ना, या फिर हमारे जो बार ग्राफ्स होते हैं, वो सब हम लोग जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के अंदर यूज करते हैं। ठीक है सर, आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो ना? हाँ, मैं बाद में देख लूंगा, फिर जाना है, बुला रहे हैं। चलो जाओ फिर। फिलहाल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ठीक है, समझ में आ रहा है मानस? थैंक यू सर। यस सर। ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बाद है अगला एनालिसिस ऑफ डेटा। हमारे पास जो डेटा है उसको हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं डेटा को, कि हमारा जो डेटा है वो जो है
सही से मतलब जो हमारे पास डेटा आया है उसको एनालाइज करते हैं ताकि हमारा जो जिस वजह से उसको जो है निकाला गया था वो आ सके, राइट। जैसे हम लोग बात करें सेंसस की, सेंसस के अंदर हमने क्या किया, जब जो है डेटा हमने निकाल लिया तो हमने क्या किया, ये निकाला कि हमारे देश में जितने लोग रहते हैं उनकी एवरेज एज कितनी है, राइट। कि हमारे देश के अंदर बहुत सारे बूढ़े लोग भी रहते हैं, बहुत सारे जवान लोग भी रहते हैं, और जो है टोटल नंबर जो है किसका ज्यादा है, राइट। तो हमने निकाल लिया कैसे, क्या हो गया, हेलो, कुछ नहीं सर, क्या हुआ? अभी बहुत आवाज सी आई, पता नहीं क्या हुआ, जैसे कोई चेन घिस दिया तुमने माइक के ऊपर रख के। फिलहाल एनालिसिस ऑफ डेटा की बात कर रहे थे हम लोग कि एनालिसिस ऑफ डेटा के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारा जो है सेंसस कलेक्ट हो गया, फिर हमको ये देखना है कि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा लोग किस उम्र के हैं। तो हमने क्या निकाल लिया, उसका मोड निकाल लिया। आपने मोड तो पढ़ा ही होगा ना कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, वही मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो हमने क्या किया, हमारा जो पॉपुलेशन थी उसका क्या निकाल लिया, मोड निकाल लिया, ये देखने के लिए कि हमारे देश के सबसे ज्यादा उम्र, सबसे ज्यादा लोग किस एज के हैं, राइट। हमने फिर जो है इनकम ग्रुप निकाल लिया कि हमारे देश के लोगों की जो है एक इनकम कितनी है ना, एक एवरेज इनकम कितनी है। तो वो सब के लिए क्या हो गया, एनालिसिस ऑफ डेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट इज आफ्टर दैट, एनालिसिस के बाद लास्ट स्टेप आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, कि डेटा को इंटरप्रिटेट करना, कि हमारे देश के अंदर अगर जो है मान लीजिए 18 से लेकर 35 तक की एज ग्रुप के लोग ज्यादा हैं, तो हम ये इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि हमारे देश के अंदर यंग पॉपुलेशन ज्यादा है ना। और हमारे देश के अंदर मान लीजिए पिछले सेंसस से और अब के सेंसस में जो है लोगों की जो है, जो बूढ़े लोग थी उनकी संख्या कम हो गई है। तो हम दो बातें मान सकते हैं, या तो वो कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई है ना, या फिर जो है कोई और रीजन हुआ कि जो है ठीक है अब उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई तो इस वजह से उनकी डेथ हो गई। डेथ रेट भी रिकॉर्ड में रख सकते हैं, राइट। सो दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ठीक है। सो आपको सब स्टेप समझ में आ गए होंगे, आई होप। पांचों स्टेप, सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा को कलेक्ट करना। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, की डेटा को ऐसे ऑर्गेनाइज करना कि जो है उसको अच्छे से यूज करा जा सके, ठीक है ना। और फिर जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, ताकि अच्छे से मैसेज कन्वे कर सके। एनालिसिस, उसको डेटा को समझना, और उसके बाद रिजल्ट्स निकालना, इंटरप्रिटेशन के अंदर आता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई? यस। और यही पांचों हमारे क्या हैं, यही हमारे कहलाते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स। ये हमारे पांचों क्या हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं, राइट। और बेसिकली स्टैटिस्टिकल स्टडी है, इसके लिए अलग अलग टूल्स यूज होते हैं, उनकी बात कर ले रहे। कलेक्शन ऑफ डेटा, अब हमको डेटा कलेक्ट करना है, तो हम डेटा कलेक्ट कौन से टूल के वजह से कर पाते हैं, किस टूल के थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो हमारे हैं टेक्निक्स ऑफ कलेक्शन डेटा, जो कि हमारा सेंसस मेथड या फिर सैंपल मेथड। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, अब इस नाम पढ़ लो, राइट। वो क्या है हमारा, सेंसस या फिर सैंपल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा की हम डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करें, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टेली बार्स, राइट। टेली बार्स तो पता ही होगा ना, वो 1 2 3 4 5, पता है टेली बार, यस है ना। तो ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं टूल, वो क्या है, टेली बार। प्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग टेबल यूज करते हैं, ग्राफ यूज करते हैं, पाई चार्ट यूज करते हैं, है ना। तो वो हमारा क्या हो गया, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट इज एनालिसिस। एनालिसिस के लिए हम लोग जो है परसेंटेज निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, मीन, मीडियन, मोड, राइट। तो वो सब हमारा किसके अंदर आ गया, एनालिसिस ऑफ डेटा के अंदर, ठीक है। मीडियन, मोड, ये सब चीजें हमारा किसके अंदर आ गई, एनालिसिस ऑफ डेटा। और इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या आता है कि हमारा जो है, जो आपके लास्ट के चैप्टर है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, जो हमारा कोरिलेशन रिग्रेशन के अंदर आता है ना। तो वो हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेजेस एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इकोनॉमिक वेरिएबल्स, कि दो हमारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं उसके बीच का रिलेशनशिप कैसा है,
राइट। तो हमारा किसके अंदर आता है, इंटरप्रिटेशन के अंदर आता है। ये थे हमारे स्टैटिस्टिकल टूल्स, राइट। अब बात करते हम्म, हैं स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और उसके अंदर पहला है आपका सबसे पहले नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। आ जाए, यस सर। ठीक है। कितना बड़ा है चैप्टर ये, चलिए कल तक यहाँ तक हो ही जाएगा। नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, देखिए हमारा जो स्टैटिस्टिक्स है उसके बारे में ये कहा गया कि वो जो है साइंस भी है और आर्ट भी है, राइट। जो हमारे एक साइंटिस्ट थे प्रोफेसर टिपिट, उन्होंने कहा था कि स्टैटिस्टिक्स इज बोथ साइंस एज वेल एज एन आर्ट। टिपिट नाम है उनका, उन्होंने कहा था कि जो है वो साइंस भी है आर्ट भी है। और मैं ये चीज पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी चीज को हम साइंस कब कहते हैं, कि हाउ डू यू से दैट समथिंग इज अ साइंस। मैं डिस्कस कर चुका हूँ इस बात को आप लोग के साथ, आई होप। जहां तक मेरे को आता, हाँ मैंने करा है। बताओ साइंस क्या होती है, कोई चीज, कोई किसी चीज को हम साइंस कब कहते हैं। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं किसी भी चीज का, उसे पिछली रेगुलर वे बार भी में पिछली बार भी यही घिसी पिटी डेफिनेशन बोली थी मैंने, फिर कहा था ये नहीं है। हाँ, याद नहीं है मुझे। मैंने कहा था जब किसी चीज के अंदर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप आता है तो उसको हम साइंस कहते हैं। क्या होता हम्म, है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कि हम्म, अगर मैंने इस पेन को छोड़ा तो वो नीचे आया, हम्म, किस वजह से, ग्रेविटी की वजह से। कॉज क्या है, नीचे आना, वो सॉरी कॉज क्या है, ग्रेविटी, इफेक्ट क्या है, नीचे आना, ठीक है ना। अब जो है अगर मैं बॉल दीवार के ऊपर मारता हूं तो वो वापस आती है, कॉज क्या है, वो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इज इक्वल टू इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और जो है उसका इफेक्ट क्या है कि बॉल टकरा के वापस आई। हम्म, ऐसे ही स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी क्या है, वो प्योर साइंस है स्टैटिस्टिक्स। इवन जो है एक ऐसे इकोनॉमिस्ट थे, बाउले नाम था उनका, ए एल बाउले, वो कहते हैं स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, कि जो है स्टैटिस्टिक्स क्या है, गिनती करने की साइंस है, ठीक है ना। तो हम्म, यही है स्टैटिस्टिक्स का नेचर, क्या है कि वो क्या है, एक साइंस भी है, कि इसके अंदर रिलेशनशिप बनते हैं, कि अगर हमारा कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है तो आंसर मोड में वही आएगा, उसका यस सर। कॉज है क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहा है, हम्म, और इस वजह से वो आएगा, हम्म, राइट। और अगर आपको एक चीज पता हो तो एक फॉर्मूला होता है, थ्री मोड, वो सॉरी मोड इक्वल्स टू थ्री टू मीडियन मिनट माइनस टू मीन। माइनस। हाँ, पढ़ा ये वाला, यस सर। है ना, उसका भी एक रीजन है। और इवन कहते हम्म, हैं अगर एक सिमेट्रिक सीरीज है हमारी, तो सिमेट्रिक सीरीज के अंदर वैल्यू ऑफ मोड, मीडियन और जो है हमारी मीन बराबर आती है। और अगर एसिमेट्रिक सीरीज है तो हमारी वैल्यू ऑफ मीडियन, मीन, मीडियन और फिर मोड, ऐसे सीक्वेंस में होती है। सबसे बड़ा मीन होता है, फिर मीडियन होता है, फिर मोड होता है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ जो है साइंटिफिक रिलेशनशिप्स हैं जिसके अंदर पीछे कॉज और इफेक्ट है, ठीक है। तो हमारा यस जो सर। स्टैटिस्टिक्स है वो साइंस भी है और क्या है, साथ ही साथ आर्ट भी है। हाँ, फिर बाद में आती है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, राइट। अब सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में क्या बताया गया है कि हमारी जो स्टैटिस्टिक्स होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है डिस्क्रिप्टिव और एक होती है इन्फ्रेंशियल। आज तक रखते हैं, लिमिटेशंस कल पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, हम्म, हमारे जो हमने पढ़े थे ना अभी, पांच मिटा दिए, पांच अभी स्टेप्स पढ़े थे। क्या क्या था, सबसे पहले कलेक्शन, कलेक्शन, फिर ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, फिर एनालिसिस, एनालिसिस, फिर इंटरप्रिटेशन। इसको अलग लिख दे रहे इंटरप्रिटेशन। फोर्थ स्टेप तक हम जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं, फोर्थ स्टेप तक जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं वो हमारी है डिस्क्रिप्टिव, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव। और
फिफ्थ स्टेप पे जहां पे हम जो है इंटरप्रिटेशन के ऊपर आ जाते हैं, वो क्या है? इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल। ठीक है, तो यही है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू दोज मेथड्स विच आर यूज्ड फॉर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एज वेल एज एनालिसिस। ठीक है, बीच में जो है ये लोग ऑर्गेनाइजेशन खा गए, पर ऑर्गेनाइजेशन भी उसी का पार्ट है। ठीक है ना, वो सब क्या है आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। Those methods relate to such estimations as measure of central tendency। measure of central tendency क्या होती है? ये तीन चीजें ही होती हैं हमारी, मीन, मीडियन, मोड। यही क्या होती है हमारी? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, कि हमारी जो है एक मिड वैल्यू निकालने का तरीका होता है, चाहे वो एवरेज के थ्रू निकाल लो, आप मोड के थ्रू निकाल लो, या फिर मीडियन के थ्रू निकाल लो। ठीक है ना, या फिर मेजर ऑफ डिस्पर्जन जो हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, measurement of correlation etc. Descriptive statistics is used when you estimate average height of the secondary student in your school, right? वो descriptive हो गई। next is inferential। inferential statistics refers to all such methods by which conclusions are drawn। कि हमने conclusion निकाला कि जो है, मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर जो बच्चे हैं, जो रूरल एरियाज के अंदर जो बच्चे हैं, उनकी हाइट, एवरेज हाइट मान लीजिए ज्यादा है, और जो हमारे अर्बन एरियाज के अंदर, जो सिटी के अंदर जो बच्चे हैं, उनकी एवरेज हाइट मान लीजिए कम है। तो हम एक ही कंक्लूजन निकाल सकते हैं ना, कि वहां पे जो है रूरल एरियाज के अंदर वो लोग न्यूट्रिशन अच्छा ले रहे हैं, ऑन दी अदर हैंड जो अर्बन एरिया है उसके अंदर न्यूट्रिशन कम दे रहे हैं। है ना, तो ये क्या सब क्या है? इन्फ्रेंशियल के अंदर आता है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स रिफर्स टू ऑल सच मेथड्स बाय व्हिच कंक्लूजन आर ड्रॉन एंड रिलेटिंग टू द यूनिवर्स और पॉपुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन सैंपल्स। ठीक है ना, in statistics the term universe or population refers to aggregate of all items or unit relating to any subject। universe पता है क्या होता है? पहले ये बताओ। तो हमारे पास तो साइंस मैथ्स भी है ना? यस सर। तो तुम्हारे में तो सेट थ्योरी आ गई होगी अभी तक? नहीं है। सेट नहीं आया तुम्हारे में? नहीं सिलेबस में भी नहीं है क्या? है अप्लाइड मैथ्स है ना मेरे में। नॉर्मल वाली मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर है सेट। हाँ, उसमें फर्स्ट चैप्टर इस वाले में है क्या? है, अभी नहीं है, थर्ड या फोर्थ चैप्टर है उसका। ओके, बट सेट थ्योरी है। सेट थ्योरी जब पढ़ोगे ना, तो उसके अंदर यूनिवर्स बहुत आएगा। एक ऐसा करके डब्बा बनाओगे जहां पे लिख दोगे यू। ठीक है, आप समझो जो यूनिवर्स क्या होता है। यूनिवर्स का मतलब होता है कि जिस पॉपुलेशन के अंदर हम लोग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो पूरी पॉपुलेशन अपने आप में एक यूनिवर्स है। ठीक है, जैसे जो है, अगर सेंसस कलेक्ट करने वाले लोग पूरे शहर के, वो पूरे जो है इंडिया के अंदर घूमकर पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उनके लिए यूनिवर्स क्या है? पूरा का पूरा इंडिया। ठीक है, आपसे कहा गया कि अपने क्लास के बच्चों का ब्लड ग्रुप लिखिए, तो आपके लिए यूनिवर्स क्या है? आपका क्लास, जितने भी बच्चे हैं। मेरे से कहा गया कि आप जो है अपने फ्रेंड्स का एक डेटा कलेक्ट करिए किसी भी बेसिस पर, तो वो क्या हो गया? मेरा यूनिवर्स वो हो गया। ठीक है, तो यूनिवर्स का मतलब होता है वो पॉपुलेशन जिसके ऊपर एनालिसिस करा जा रहा है, जिसका डेटा कलेक्ट करा जा रहा है। ठीक है ना, तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आप जो है डेटा कलेक्ट करते हैं, वो डेटा जो कलेक्ट करा है उसके ऊपर जो है अपना कंक्लूजन निकालते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ योर क्लास टीचर एस्टिमेट्स एवरेज वेट ऑफ द एंटायर क्लास on the basis of average weight of only a sample student of the class, he is using inferential statistics। हटा दो। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? यस सर। नेक्स्ट इज लिमिटेशन, और लिमिटेशन कल पढ़ते हैं, कल जो आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वैसे मानस स्टैटिस्टिक्स समझ में आ रही है ना अभी तक? तो अभी तक तो आ रही है। अभी तक तो आ रही है, ठीक है। अभी एक टाइम आएगा जब नहीं आएगी, क्योंकि जब आगे वाले चैप्टर आएंगे, अभी तो नहीं आएगा, मतलब कुछ महीने बाद आएगा वो। जब आगे चैप्टर आएंगे ना, यहाँ से चैप्टर नंबर 11 10 तक आ जाएगा, मीन मीडियन मोड, क्योंकि आप 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, 10th क्लास तक पढ़ा है, आपको आ जाएगा तब भी। 11 12 13 ये चैप्टर आप कहोगे सर छुड़वा दो। ठीक है, क्योंकि ये वाले बहुत टफ है, मतलब टफ नहीं है, चैप्टर्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन टफ है। ठीक है, सो मीट यू टुमारो। ठीक है, एंड टुमारोज टाइमिंग विल बी 4 o'clock। ठीक है, ठीक यस सर। एक फीचर में जो था वो प्लूरल में है, फीचर्स ऑफ प्लूरल वाले, प्लूरल। हाँ बताइए सर उसमें 2 पॉइंट समझा।
हाँ किधर गया, रीजनेबल एक्यूरेसी। रीजनेबल, हाँ यस। ठीक है ठीक है ठीक है। देखिए, रीजनेबल एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो हमको उस टाइम पर जो भी रीजनेबल एक्यूरेसी है उसको दिमाग में रखना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एक अच्छा सा ताकि समझ में आ जाए। हाँ, आपसे कहा गया कि आप जो है अपनी क्लास के बच्चों का एक हाइट का कलेक्शन करिए, ठीक है, कि उनकी हाइट कितनी है उसका डेटा कलेक्ट करिए। अब नॉर्मल सी बात है कि हर एक बच्चे की हाइट जो है डिफरेंट है, और स्केल के ऊपर भी स्केल के ऊपर भी जो है, जैसे अगर ये दो डॉट हैं तो बहुत से बच्चों की हाइट इसके बीच में आ रही होगी, राइट। सो रीजनेबल एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? रीजनेबल एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट कहता है कि जैसे अप्रोक्सीमेशन करते हैं आप उसके अकॉर्डिंग करिए। मतलब अगर बच्चे की हाइट, जैसे इसको थोड़ा मैग्नीफाई करता हूँ, ये दो स्केल है, इसके बीच में आ रही है हाइट, ठीक है ना। अब अगर बच्चे की हाइट इसके पास आ रही है तो आप ये वाली ज्यादा लोगे, नीचे वाले। और अगर यहाँ पर आ रही है तो आप नॉर्मल सी बात ये वाली लोगे, है ना। तो यही है, कहते हैं रीजनेबल एक्यूरेसी, कि जब जो है आप जो है कोई भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो जो आपका डेटा ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट हो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत कई बार रीजनिंग भी अपनी लगानी पड़ती है, जो कॉमन सेंस होता है वो भी लगाना पड़ता है, राइट। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल एक्यूरेसी। और हमारे एक सर थे, हैं मतलब अभी भी, वो एक बहुत अच्छी बात कर रहे थे, दैट कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन। फिलहाल मिलते हैं कल, ठीक है। ठीक है। और कुछ पूछना है? नहीं सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।